2 मिनट ताकि स्टूडेंट आ जाए बेटा, ओनली 2 मिनट्स। Should I turn on my camera? Okay. ओके जी, मेरा ख्याल है मैक्सिमम लोग आ गए हैं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। ओके गुड। तो लेट्स स्टार्ट। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है जिसपे मैंने ये लेक्चर लिखा हुआ है? यस सर। गुड गुड। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, सिर्फ कूलम्स लॉ को देखा था, कि हमने कहा था कि फोर्स दो जो चार्जेस हैं उनके दरमियान इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान फासले के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के। अगर एक चार्ज क्यू है, एक स्मॉल क्यू, एक कैपिटल क्यू या बड़ा क्यू। एक को हमने कहा था सोर्स चार्ज, एक को कहा था हमने टेस्ट चार्ज है। तो जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स है ड्यू टू सोर्स चार्ज स्मॉल क्यू, तो वो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उनके जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक ऐसा ही लॉ हमने पहले कहीं पढ़ा हुआ है जो 1/r² से वेरी करता है। व्हाट इज दैट लॉ? ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी वेरी करती है ऐसे ही, लेकिन लेकिन ये है कि लेकिन उसमें ये है कि वहां पे चार्जेस की जगह पे उनके मासेस हैं, मैस है, मैस ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मैस ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो मैसेज के दरमियान वो हमेशा फोर्स, फर्क क्या है, वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, और ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। डिपेंड्स अपॉन दी चार्ज है। दो चार्ज, उन पे चार्ज क्या क्या है, पॉजिटिव दोनों है, दोनों नेगेटिव हैं, दे विल रिपेल। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। और इस कूलम फोर्स में या कूलम लॉ में एक और फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने कहा था ये परमिटिविटी है। उनके दरमियान मीडियम क्या है? अगर मीडियम फ्री है, कोई भी चीज नहीं है उसमें, वैक्यूम है, देन वी कॉल इट एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये स्पेस पे डिपेंड करती है। बेटा आप अपने आप को म्यूट कर लिया करें अनटिल एंड अनलेस आपका कोई क्वेश्चन ना हो मुझसे। ठीक है, आप या मैं ना पूछूं आपसे। ठीक है, फौरन ही म्यूट कर दिया करें, फौरन ही सवाल करके या व्हाटएवर है। तो ये अपनी प्रैक्टिस बना ले। तो अब मैंने कहा था आई प्रेफर टू राइट दिस लॉ, कूलम लॉ, ऐसे नहीं लिखता मैं इसको ऐसे लिखता हूँ जो रेड में लिखा हुआ है। ठीक है, 1/ε0 1/4πr² Q into R, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है F वेक्टर है तो R मैंने यूनिट वेक्टर लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, आप लोगों ने शायद बुक डाउनलोड कर ली होगी, नहीं की तो आप कर लें इसको, है ग्रिफिथ की। ग्रिफिथ, मैंने बुक का नाम आपको बताया था, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डेविड जे ग्रिफिथ। ये मेरे पास उस किताब की हार्ड कॉपी है, शायद नजर आ रही हो आपकी। ये लाजमी नहीं कि फ्रंट पेज ऐसा ही हो, मुख्तलिफ कंपनियों ने मुख्तलिफ फ्रंट पेज बनाए हुए हैं, लेकिन ये मैं इस किताब को कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये नेट पे अवेलेबल है, आप लोग एडमिट कर इसको सर्च कर दें। ओके, मेरे पास भाई तभी ये मेरे ख्याल 4th एडिशन है शायद। आप कोई भी एडिशन सेकंड थर्ड जो भी मिलता है आपको फ्री में वो कर लें, डजंट मैटर। तो इसकी बुनियाद पे मैंने कहा था ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने कहा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक चार्ज है, एक चार्ज पे बहुत सारे चार्जेस, अगर सोर्स चार्ज ज्यादा है, टेस्ट चार्ज एक है, जो फोर्स होगी उस पे वो उन सब फोर्सेस का सम होगी। फिर मैंने कहा था कि अगर हमारे 12 चार्ज हमारे पास हैं, सोर्स चार्ज, घड़ी की तो मिसाल दी थी आपको, और एक दरमियान में टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, तो उस पे जो नेट फोर्स होगी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दैट विल बी 0। और फिर इस एग्जांपल को आपने देखना है। अब मेरी जिम्मेवारी नहीं है, आप लोग नेट से डाउनलोड करें इसको।
इसका बी सी डी पार्ट आपके असाइनमेंट है। यस, मुझे ये नहीं कहना आपने सर किताब नहीं मिली, ये नहीं मिला, मुझे पता है अवेलेबल है, एंड ऑल द पीपल हु यूज इंटरनेट दे कैन डाउनलोड इट। लाजमी नहीं सारे करें, एक कर ले वो शेयर कर ले किताब, बेशक ग्रुप में शेयर कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके जी। उसके बाद फोर्स का हमने जिक्र कर लिया, तो हमने कहा इसके बाद कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? डू यू नो? अच्छा, ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसका आपको पता होना चाहिए, मैकेनिक्स आपने पढ़ी हुई है। है ग्रेविटेशनल फील्ड का पता है? हेलो, नहीं? तो मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूं, आप सोच लें इस बारे में। आप सोच लें, मैं म्यूट कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड, जी बेटा, ग्रेविटेशनल फील्ड का पता है आपको? हेलो, Sir, the field around the Earth due to gravity is called. फील्ड अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी इज ड्यू टू Gravity, sir. ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के अराउंड है, अर्थ के अराउंड, क्योंकि अर्थ हम मोरल स्फीयर है, इसके गिर्द कोई भी चीज हम रखेंगे किसी फासले पे, तो हमेशा जो अर्थ है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। हमने कहा जो अर्थ है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं चीज जहां से माउस है, ये मैंने टेबल से उठाया, ऊपर जाता जाऊं, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी? हेलो जी Sir, same रहेगी. सेम रहेगी? कोई और बचा बेटा? हमने कहा था ये वेरी 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 करती है 1/r² से, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है दैट वेरीज लाइक 1/r²। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। वेरी गुड बेटा, कहाँ से आपने एफएससी मैट्रिक किया है मेरे बच्चों? 1/r², मैं डिवाइड कर रहा हूँ, उसको डिवाइड करने से चीजें बढ़ती हैं। आप 100 रुपए को 10 बंदों में डिवाइड कर दो तो आपके पास पैसे बढ़ जाएंगे? नहीं सर, कम होती है। हाँ, कम होती है, ज्यादा होती है, कांस्टेंट रहती है। तीन ही जवाब हो सकते हैं, जो तो तीनों आपने दे दिए हैं, ठीक है। अगर आपने एस्केप वेलोसिटी पढ़ा था तो वो क्या होती है कि ऑब्जेक्ट जाते 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 कोई ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? वो अर्थ अगर उसकी वजह है तो जैसे दूर जाती जाएगी वो उतनी वीक होती जाएगी। क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी, क्योंकि 1/r² से वो वेरी कर रही है, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी थी तो हम ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाती है? 0 हो जाती है।
और ऑर्बिट वो क्या है, जो अपना पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, वो ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देता है या बाहर निकल सकता है। अब उस पे जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है दैट विल बी 0। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हेलो, नहीं आ रही? हेलो, आ रही है जवाब तो सर। क्या करो, यस नो आ तो रही क्या करो सर। बेटा। हाँ, सोए ना रहा करो यार। सोए ना रहा करो बेटा। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, मुझे समझ नहीं आती है। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ओके। अच्छा, अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड खत्म हो जाए तो क्या होगा? जमीन पे जिंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी? हैं? सर हर चीज फ्रीली मूव करेगी। क्या मतलब फ्रीली मूव करेगी यार? सर खुद ब खुद कभी इधर चले जाएगी, कभी उधर, कुछ रोकने वाला नहीं होगा। सर जिस जिंदगी तो तरह कायम रहेगी ना। स्पेस में है। जिंदगी कायम रह जाएगी नहीं, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। फ्री मूव करे या ना मूव करे, आई डोंट केयर। जिंदगी यहाँ पे रहेगी कि नहीं रहेगी? सर मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी, फिर जिंदा रहेंगे हम। हम्म? बेटा यस या नो कह दो यार, जब वजह बता दो। मुश्किल तो जिंदगी अब कौन सी आसान है? अब जिंदगी आसान है क्या? हम्म? मैं आपको कहता हूँ, मैं आपसे इंटरेक्शन करूँ, सर आपसे मैं बातें करूँ, आपसे मैं वो करूँ, लड़कियां चुप करके ऐसे बैठ जाती हैं, 2-4 लड़के वो बोलते रहते हैं। बोला करो बेटा, मैं क्लास सर, लेने का क्या फायदा है आपके? हैं आपकी लड़की सवाल करेगी, हाँ जी ये क्या आपने कोई पर्दा किया हुआ है, इधर घुंड बना के बैठ जाती हो बेटा। ये क्लास का मतलब है कि आप ओपन, कोई मसला है, सवाल है तो क्या करें। लड़के भी लड़कियां भी बहुत इक्वली हैं। अच्छे बच्चे और अच्छी बच्चियां मुझे नहीं चाहिए क्लास में। मुझे मुंह फट बच्चे और बच्चियां चाहिए, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करके। यस सर, यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, ओके ये तो है, गुड। कुछ ना कुछ पूछा करें हैं। जब मैं डांट दूं फिर चुप हो जाया करो। मेरा मकसद है आपको थोड़ा लर्न कराना, आप थोड़ा दिमाग अपने खोलें। दोले शाह के चूहे ना बने भाई, दोले शाह के चूहे ना बने। जो कुछ मुझे पता है बता दूंगा आपको, जो नहीं पता वो कह दूं सॉरी। प्लीज कीप योर माइंड ओपन। हाँ जी, मेरा सवाल था कि अगर बेटा बैकग्राउंड, मैंने कहा जब सवाल कर लें बैकग्राउंड बंद कर दिया करें। मेरा सवाल सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जब सवाल आप कर लें तो फौरन म्यूट कर दिया करें। मोहम्मद अहमद रजा साहब, मेरा आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप फौरन म्यूट कर दिया करें, जब सवाल हो फिर आप कर लिया करें, या हैंड रेज कर दिया करें। एक और तरीका, मेरा बेटा पढ़ता है पहली क्लास में, वो फौरन बात बंद कर देता है, वो फौरन रेज हैंड करता है। आप एमएससी बीएस कर रहे हो हैं और कई क्लास से आप ले चुके हो ऑनलाइन, पहली दफा नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। एक पहली क्लास का बच्चा करता है एफिशिएंटली, आप क्यों नहीं कर सकते यार? ओके जी। मेरा सवाल ये था कि जमीन पे जिंदगी पॉसिबल होगी कि नहीं होगी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए। दैट वाज माय सिंपल क्वेश्चन। आंसर भाई कोई एक बंदा दे दे। नो सर। व्हाई नॉट? सर मून पे भी ग्रेविटेशन नहीं है, तो वहाँ जो है सोनो जाते हैं, तो सर ऑक्सीजन वगैरह वहाँ स्पेस में तो ऑक्सीजन भी नहीं ना है, ये भी वजह सर। और सर निजाम धर्म भरम हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है जिंदगी फिर। क्या धर्म बरम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मैं धर्म बरम हो जाएगा बेटा? अच्छा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों है? इस प्लेनेट पे ऑक्सीजन क्यों है? ऑक्सीजन ऊपर होती है नीचे होती है? किस लेवल पे ऑक्सीजन होती है? निचले लेवल पे होती है, ऊपर लेवल पे नहीं होती। हाँ, इसलिए जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है, ऐसा ही है ना? अगर ग्रेविटी किस चीज ने खींचा हुआ है? ग्रेविटी ने खींचा हुआ है हर चीज को, है। अगर ग्रेविटी खत्म हो जाए, ठीक है, जो पानी है आपका, जो वाटर है, वो एवेपोरेट हो जाएगा, उनके दरमियान फोर्स खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी, ग्रेविटी खत्म, ठीक है, हर चीज ठीक है। तो इसका मतलब है जिंदगी जो है ना मोर और लेस सूरत हाल बन जाएगी मून वाली, ठीक है, खत्म। वहां पे थोड़ी बहुत है, खत्म का मतलब है जहाँ पे जिंदगी
कोलिजन से या फ्री मूव करने से खत्म नहीं होगी, बल्कि वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाएंगे। अब तो है बंधे हुए ना कि डेंसिटी की वजह से F इज इक्वल टू mg, जितना मास ज्यादा उतने करीब है फोर्स ज्यादा, जितना मास कम उतनी फोर्स कम। ठीक है, तो जिंदगी इसका मतलब है कायम नहीं रहेगी। ओके जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी देखिए आपने, चार्ज है तो उसके गिर्द ऐसे ऐसे आप लाइनें देखते हैं। ओके, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ग्रेविटेशनल फील्ड का आपको पता है, इसका मतलब है कोई ऐसा रीजन है स्पेस में अराउंड द अर्थ जिसमें ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने देखा हो, मुझे नजर आ जाए कोई पिक्चर तो मैं दिखाता हूँ आपको दिखाता हूँ। यस, ऐसी आपने देखी है लाइंस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, देखा है आपने? ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड की लाइंस हैं। लाइंस ठीक है, अब पॉजिटिव से बाहर निकल रहे हैं तीर हैं, और और नेगेटिव के अंदर नेगेटिव जा के रहे हैं। अंदर। तो इसका मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं, और टर्म है, जहां से निकल रहा है उसको हम कहते हैं सोर्स। क्या है? ये सोर्स चार्ज है फॉर एग्जाम्पल है। और इसको क्या कहते हैं हम, जिसके अंदर आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं सिंक। क्या कहते हैं? सिंक। क्या है? ये सोर्स है, जहां से निकल रही है, और जहां पे एंटर हो रही है उसे क्या कहते हैं हम? सिंक। जैसे आपका किचन में जो टूटी है वो आपका क्या है? सोर्स है, वहां से पानी निकल रहा है, और जो नीचे जो होता है उसको हम कहते ही सिंक है, वहां पे पानी एंटर हो रहा है, वहां पे पानी एंटर हो रहा है, पता है ना? सिंक है तो सोर्स और सिंक। ठीक है, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इधर क्या होगी? इधर बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? जो जो दूर होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती जाएगी। क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। कभी आप मैग्नेट देखा है आपने? मैग्नेट है, मैग्नेट देखा है बेटा? यस सर। मैग्नेट जैसे होता है, देखो मेरे पास मैग्नेट है, ये फॉर मैग्नेट है, और मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है। मैं एक खास फासले से दूर हो तो उस पर वो मैग्नेटिक फोर्स अमल नहीं करती। एक खास फासले पे ले हैं तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा करता है कि नहीं करता? इसका मतलब क्या है? वो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी एक फील्ड है, एक उसका दायरा असर है, जिसमें जो चीज आएगी आयरन वगैरह उसको वो कैप्चर कर लेगी, उसको अट्रैक्ट कर लेगी। उससे दूर होगा तो उस पर क्या हो जाएगी? उस पर वो एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज का भी एक दायरा असर है। अगर कोई दूसरा चार्ज उसको उस फील्ड में आएगा, उसके उस दायरे में आएगा, उसके उस इलाके में आएगा, तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। अगर उससे दूर है तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर कोई चीज उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आएगी तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी, अगर नहीं आएगी तो वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर हो गया? ओके, तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज। नाउ वी सी व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जी, अब हमने देखा था कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, if we have several point charges q1, q2 or qn at a distance r1, r2, rn from charge q है। charge q क्या है? टेस्ट चार्ज है। the total force on q is F is equal to f1 plus f2 और plus fn है। तो फोर्स हमें पता है क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q ओवर r स्क्वायर प्लस q2 q ओवर r2 स्क्वायर, ये सारा कुछ है। अब हमने इसमें से क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, वो सब में है तो कॉमन ले लिया। उसके बाद क्योंकि टेस्ट चार्ज हमारा Q है तो अगले उसमें हमने स्टेप में Q भी कॉमन ले लिया, टेस्ट चार्ज एक ही है Q, ये भी कॉमन हो गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया? ये वाली क्वेश्चन बच गया। ठीक है, तो हमने कहा ये सारा जो फैक्टर है कैपिटल Q को छोड़ के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, the force acting on Q test charge due to any other charge F is equal to Q, ये चार्ज ये वाला, और E, ये बाकी जो पार चार्ज के अलावा जो भी इसमें हिस्सा है वो क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल Q1 उसकी पोजीशन x1 है, Q2 की x2 पे पड़ा हुआ है, Q3 x3 पे है, और QI चार्ज है वो xi पे है। ये क्या है हमारे पास? सोर्स चार्जेस है। और हम इधर कुछ टेस्ट चार्ज हमारे पास आ गया जिसका डिस्टेंस क्या है? RI है। क्या है? RI है।
और इस पे चार्ज कितना है टेस्ट चार्ज पे, Q कैपिटल, और डिस्टेंस उसका कोई पोजीशन क्या है, वो x है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आपने देखा है, दैट इज ये Q निकाल के बाकी सारी की सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ? ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन में लिख दे 4 पाई r स्क्वायर, सारा उसमें शामिल। ये QI, ठीक है, QI ये जो कलेक्शन है ये भी उसी में है, ये R है, ये हमारे पास E है। ठीक है, कैपिटल Q को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सारा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे डिवाइड हो जाना है। The term 1/4 pi r square in above equation indicates that electric field is spreading out in 3 dimension। हमने पहले कहा था 1/4 pi r square का मतलब क्या है, जो फील्ड है वो 3 dimension में है। In order to get the net electric field acting on the source charge due to the collection of all source charges, जिस तरह हमने फोर्सेस को कलेक्ट किया था, ऐड किया था, इसी तरह हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालेंगे, सब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जमा कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का मतलब क्या है, ड्यू टू सोर्स चार्ज E2 Q2, और इस तरह I का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज I QI। ये देखो, अगर हम फोर्स मालूम कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, वैसे ही मालूम करेंगे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको लिखना चाहें समेशन फॉर्म में, तो ये क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n। अगर हमारे पास n चार्जेस हैं तो 1/एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई r I स्क्वायर QI RI। RI क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, during this lecture we are going to calculate electric field set up by a homogeneous and uniformly charged rod। है हमारे पास एक चार्ज रॉड है ऐसा कोई, हम उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो की वजह से भी होगी, और अगर ये हमारे पास रॉड है जिस पे चार्ज है, सारा चार्ज बैठा हुआ है सारा, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमने मालूम करना है। यू गेट माय पॉइंट? हेलो, ये मेरे पास कोई रॉड है, इसके ऊपर चार्ज है, ये चार्ज रॉड है, इसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, हमें पता है अगर एक चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, n चार्जेस हैं उसकी वजह से कितनी होती है, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास चार्ज रॉड है, इसकी वजह से किसी दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ओके, कीप इन माइंड दैट दिस रॉड that we are considering there will be a billions and billions of atoms। है, हमें पता है कि ये जो इस पे कितने एटम होंगे, बहुत ज्यादा, बेशुमार है, billions and billions of atom will be on this। अगर मैं पेंसिल कहूँ इसको, इस पेंसिल का अगर रॉड का ये साइज भी है, बिलियन एंड बिलियन ऑफ एटम। एक एटम का साइज कितना होता है बाय द वे, कितना साइज होता है एक एटम का, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एटम, अंदाजा? Anyone? 10 raised to power minus 22। 10 raised to power minus 22 क्या, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, क्या किलोमीटर? 6.02 multiply 10 raised की power minus 10 raised की power 23 मोल। साइज ऑफ एटम, साइज को किस में ज़ाहिर करते हो बेटा, साइज को किस में ज़ाहिर करते हैं, मोल में करते हैं साइज। पेंसिल का साइज क्या है, आप मुझे क्या बताओ, कितने मोल है? हेलो, यार आप, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती बाय द वे। किसी और क्लास में तो चला गया, आर्ट्स के किसी शोभा में है, एग्रीकल्चर को नहीं पढ़ा रहा, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। हेलो, ओए बच्चों, यस सर। ओके, मैं आपसे एटम का साइज पूछ रहा हूँ यार। आप बोहर मॉडल पढ़ते हो, पता नहीं क्या क्या, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल,
एटम का साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम सुना है आपने? एंगस्ट्रॉम, हेलो, एंगस्ट्रॉम Yes, का नाम sir. सुना है? Yes, sir. 10 to the power minus 10. क्या आगे क्या यूनिट क्या है बेटा? आगे चुप, यूनिट होते हैं फिजिक्स में, यूनिट जो मीटर भी सर। quantity- मेरी Meter, बात सुनो। meter, sir. ओके, फिजिक्स में हम दो तरह की क्वांटिटी से वास्ता पड़ेगा। कैसी वो क्वांटिटी होती है? फिजिक्स किन किन क्वांटिटी को जाहिर करती है? दो तरह की क्वांटिटी, ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिक्स के अंदर आएगी, ठीक है? तो दो तरह की क्वांटिटी होंगी, बल्कि 3 तरह की हैं, तीसरी के किस्म हम आपको पढ़ाते नहीं है। ब्रॉडली 2 है, या वो होगा स्केलर या होगा वेक्टर, ऐसा ही है कि नहीं है? या स्केलर होगा या वेक्टर होगा, ठीक है? तो हर चीज के हमने यूनिट रखे हुए हैं, कुछ के यूनिट के बगैर भी हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो ऐसी सब तमाम चीजें उनके यूनिट है। लेंथ है तो एंगस्ट्रॉम में, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो जब भी आप क्वांटिटी बताओगे तो उसके साथ यूनिट बताना बहुत लाजमी है। गेट यूर सेल्फ ट्रेन्ड। ओके जी, मैंने ये कहा कि इस जो थिन रॉड है उसके अंदर बिलियन एंड बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। इसका मतलब है बिलियंस एंड बिलियन ऑफ चार्जेस होंगे, ठीक है? The number of charges is so large that the summation will not be useful है। देखो हमने यहाँ पे समेशन का साइन इस्तेमाल किया है। इसको क्या कहते हैं? साइन को, जो समेशन का साइन है, इसको क्या कहते हैं बेटा? इसका नाम क्या है? सिग्मा। हेलो, है सिग्मा, कैपिटल सिग्मा। क्या है ये? कैपिटल सिग्मा है। एक और सिग्मा है जो कि स्मॉल सिग्मा है, वो आप कंडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है? ओके, एक मिनट बेटा, मैं ठीक है बेटा, है ड्यूरिंग दिस लेक्चर है। ओके, सिग्मा है, इसको क्या कहते हैं? कैपिटल सिग्मा। स्मॉल सिग्मा का समझ आइए मैं क्या कह रहा हूँ? देखा है कभी? हेलो, No, sir. ऐसा यार सिग्मा, जिसको आप कंडक्टिविटी को जो इस्तेमाल करते हो, कौन सा सही इसमें? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी होता है, एक कंडक्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी कभी नहीं लिखी है आपने? है? मैं देखता हूँ अगर मुझे मिलता है तो। बेटा आप फिजिक्स पढ़ते हो कि बस हमें मजाक कर रहे हो यहाँ पे? मुझे समझ नहीं, ये वाला साइन बेटा, ये वाला मैं कहीं इसको लिख रहा हूँ, सिग्मा कहाँ गया? कहीं नजर आया आपको सिग्मा? मैंने कहीं इंसर्ट किया यार। वो ही सर, जीरो बना के थोड़ा सा डंडा खींच दे। हाँ, वो पता नहीं कहाँ मैंने इधर इंसर्ट किया है बाय द वे, अब मुझे नजर नहीं आ रहा। चल, इसके आगे मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ, अब आसान होगा। सिंबल सिग्मा, यस, ये नहीं आगे, ये इसके आगे अब नजर आ रहा है, ये वाला भैया, ये देखा है कभी साइन आपने? जी सर। ये साइन तुमने जी देखा है? सर। हाँ, ये स्मॉल सिग्मा है, ये कैपिटल सिग्मा है ऐसा, और ये स्मॉल सिग्मा है। गुड बेटा, ये याद किया करो, ठीक है? अगर हमारे पास ज्यादा नंबर हो तो हम सिग्मा समेशन नहीं कर सकते हैं, 1 + 2 + 3 करते करते हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। इसके लिए हम एक और काम करते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा हो और वो बहुत करीब करीब हो, हैं बहुत करीब करीब हो, तो उसके लिए हम एक और चीज इस्तेमाल करते हैं, ट्रिक इस्तेमाल करते हैं।
क्या करते हैं समेशन की बजाय, हैं? इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। नाम सुना है इंटीग्रेशन का? यस सर। हैं? वो सांप की शक्ल का जो ऐसा साइन होता है, अब मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ेगा आपको, है? इंटीग्रेशन है सांप की शक्ल का जो होता है, स्नैक शेप है। तो जब अगर चार्जेस बहुत ज्यादा हों या कोई चीजें बहुत ज्यादा हों और वो बहुत करीब करीब जुड़ी हुई हों, तो उसके लिए हम समेशन इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। इन दिस, वैसे बाय द वे करता वो भी सम है, but that is little bit easy operation. In this situation, when there is a very large number of charges and they are homogeneously distributed, है homogeneous है, then instead of applying summation we will perform integration. ठीक है, ये हमारा एक तरीका है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा हों और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों तो हम क्या करते हैं? समेशन की बजाय इंटीग्रेट करते हैं। ओके, let us convert summation into integration and calculate the electric field due to a charge rod. ठीक हो गया। Here we are using rod because the electric field calculation for the rod will allow us to move from 3-dimension electric field to 2-dimension spread of electric field. मैंने शुरू इसलिए किया इसको, मैंने कहा था ये जो 1/4 pi r स्क्वायर है, ये हमेशा ये ऐसा नहीं होगा जो आपने रटा हुआ है। अगर 2 डायमेंशन में होगा कोई चीज तो उसमें इसकी जो 4 pi r स्क्वायर की जगह कोई और चीज आ जाएगी, 2 pi r आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 डायमेंशन होगा तो इसकी जगह पे कोई और चीज आ जाएगी। कूलम लॉ को आप ऐसे नहीं लिखेंगे हमेशा 1/4 pi epsilon naught r स्क्वायर। क्लियर बेटा? इसको हम क्लियर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 डायमेंशन है दैट्स ओके, अगर 2 डायमेंशन है तो 1/4 pi epsilon naught r स्क्वायर नहीं आएगा, कुछ और आएगा। और अगर 1 डायमेंशन है then it will be again different than 1/4 pi epsilon naught r स्क्वायर। क्लियर? पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक है, आपको डायमेंशन का पता है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, क्या फर्क है इनमें? हेलो, बोलते नहीं है, चले आपको पता होगा। ओके जनाब, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम जो हमने कहा समेशन है, ये जो समेशन में हमने लिखा था इस इक्वेशन को, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इंटीग्रेशन। हमने इसको इंटीग्रल कैसे बनाना है? इंटीग्रेटर के लिए हमें कुछ टूल चाहिए होंगे, कुछ हमें औजार चाहिए होंगे। हम वो औजार ढूंढेंगे ताकि 2 डायमेंशन को 3 डायमेंशन में, सॉरी 3 डायमेंशन को 2 डायमेंशन में या 1 डायमेंशन में जो भी है कन्वर्ट कर सके। ओके ओके जी, सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं समेशन से इंटीग्रल में। सबसे पहले क्या कर रहे हैं बेटा? इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं समेशन से इंटीग्रल में। उसके लिए हमें क्या टूल्स चाहिए, क्या चाहिए, हम वो अभी देखते हैं। ओके, ये तफसील है जो हम आगे पढ़ेंगे कि हमारी ये 2 डायमेंशन में ऐसे वेरी करेगा इंस्टेड ऑफ 1/, सॉरी ये गलती हो गई, 1/4 pi r स्क्वायर। 4 ठीक हो गया। ठीक है, 2D में कैसे वेरी करेगा हमारे पास फील्ड? 1/2 pi r इंस्टेड ऑफ 1/4 pi r स्क्वायर। चलें जी, हम बट वी विल चेक इट लेटर। In order to calculate the electric field due to a rod, the first thing we need to convert equation 4, ये वाली जो इक्वेशन है इसको किसमें करना है? Into integral form। इसमें हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम क्या सोचते हैं, कौन से टूल इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम अभी रेडी हो रहे हैं। अब हमने 3 डायमेंशन में इसको अपना सॉरी इंटीग्रल करना है, इसका समेशन से इंटीग्रल करना है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे इसको, वी डू द फॉलोइंग टू कन्वर्ट इक्वेशन 4 इनटू इंटीग्रल फॉर्म। ओके जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने इंटीग्रल लेना है, तो इंटीग्रल साइन आपको पता है, ये हमने स्नैक शेप लगा दिया। 1/epsilon वैसे ही, 1/4 pi r स्क्वायर वैसे ही, r वैसे। अब जो चार्ज है, जो q है या dq है, इसको हमने लिखना है इस शक्ल में, इस शक्ल में, इसमें इस शक्ल में। इसको कैसे लिखते हैं उसका ट्रिक मैं बताता हूं आपको। अब हम ये मेरा लेक्चर भी खत्म हो जाएगा 2-3 मिनट में, तो मैं दोबारा आपको लॉग इन कराऊंगा। इमेजिन करें कि हम जो हमारा चार्ज था इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमने कहा कि इसका कोई पार्ट हम लेते हैं, इसका कोई पार्ट लेते हैं
ठीक है, वो वॉल्यूम है डेफिनेटली, तो उस पे कुछ चार्ज है डी क्यू इस पे है, 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 डी क्यू, ठीक है। इस पे छोटे छोटे चार्ज है वो डी क्यू है, क्या है, छोटे छोटे चार्ज डी क्यू है, जो मिलके क्या बनाते हैं, क्यू बनाते हैं, टोटल क्यू बनाते हैं, ठीक हो गया। तो हियर वी हैव ब्रोकन आवर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्जेस में थे, इनटू लिटिल पीसेस एंड ईच लिटिल पीस हैज अ चार्ज डी क्यू, ठीक है। हमारे पास हमने ये क्यूब ले लिया, उसके अंदर हमने कहा हमारे पास हर को डिवाइड कर दिया, हमारे पास चार्ज क्या है, डी क्यू है, क्या है, चार्ज क्या है, डी क्यू है, जो उसके अंदर है क्यूब के, ठीक है। अब इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इसकी लेंथ भी dx है, इसकी विड्थ भी dx है, इसकी थिकनेस भी dx है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा, सर लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ, हाँ, क्या बनेगा इसमें, क्यूब बन जाएगा, dx क्यूब। हाँ, डी क्यूब एक्स या डी क्यूब एक्स बनेगा है? या डी एक्स क्यूब आप पढ़ते हैं, ठीक हो गया, उसका वॉल्यूम बन जाएगा है? ओके, ये ड्यू की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम कैसे करते हैं, लिक्विड उसका वॉल्यूम जो है, तो डेंसिटी का क्या, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फार्मूला, मास ओवर वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम, उसको क्या कहते हैं, मास डेंसिटी, क्या है, मास की डेंसिटी है, ठीक हो गया। और अगर चार्ज डेंसिटी हो तो उसको क्या कहेंगे हम, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम चार्ज मास ओवर चार्ज वॉल्यूम। है, मास और चार्ज, हमने कहा डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो मास डेंसिटी होती है। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। पीपल डेंसिटी क्या होगी, पर्सन डेंसिटी क्या होगी, पर्सन पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा होगा कि नहीं होगा, है ओए बच्चों, यस सर। और बॉयज डेंसिटी क्या होगी, बॉयज पर यूनिट वॉल्यूम। गर्ल्स डेंसिटी क्या होगी, गर्ल्स पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्टार डेंसिटी क्या होगी, स्टार्स डेंसिटी, स्टार्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। तो अभी हमारा एक, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि डेंसिटी क्या होती है, मास, अगर मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, हमेशा नहीं कि हमेशा मास पर यूनिट वॉल्यूम हो, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है हम उसे डेंसिटी नहीं कह सकते, हम उसे कहते हैं दैट इज मास डेंसिटी। अगर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है उसको हम कहेंगे चार्ज डेंसिटी। ओके बेटा, टाइम खत्म होने वाला है, 5 मिनट के बाद मैं दोबारा आपको लॉग इन करूंगा इधर, आप बैठे रहिए, ओके। अल्लाह, अभी ये खत्म हो जाएगा जूम, ओके, 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स।